उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। तो आज का पॉडकास्ट समर्पित है मेरे पापा को, नरेंद्र कुमार जैन, जिन्होंने खुद अंगारों पे चल के हमेशा हमें रोशन किया, जिन्होंने अपनी खुशियों को छोड़ के हमारी खुशियों को हमेशा आगे रखा और कभी जताया नहीं, बस दिया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ रेनेसांस विद स्वाति। एंड टुडे आई हैव विद मी मेरे पापा नरेंद्र कुमार जैन। तो मेरे पापा नरेंद्र कुमार जैन, जिनका जन्म गोहाना में हुआ, गोहाना में पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद दिल्ली में आके एडवोकेट की जॉब करी और हमें पढ़ाया लिखाया, हमें बड़ा किया। तो पापा, आप गोहाना में आपका जन्म हुआ, तो गोहाना से दिल्ली तक का सफर कैसा रहा आपका? ठीक, गोहाना से दिल्ली का भी मेरी एक अजीब कहानी है। ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली आकर बसूंगा। मेरे सारे दोस्त आ चुके थे दिल्ली में, उन्होंने मुझे बहुत बार बोला नरेंद्र तुम भी दिल्ली आ जाओ, लेकिन मेरा मन नहीं था दिल्ली आने का, अपनी समाज, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को छोड़कर। तो एक बार ऐसा हुआ कि लाजपत नगर गाजियाबाद साहिबाबाद में जो पड़ता, मैंने वहाँ पर एक फ्लैट लिया था सेल परचेज के लिए। तो अचानक मेरा प्रोग्राम बना कि वहाँ पर आकर इसको फ्लैट को ठीक कराऊं और यहीं पर क्यों नहीं रह जाएं हम आकर। तो मैं साहिल और सरिता के साथ वहाँ पर आ गया। 15-20 दिन मैंने मकान वहाँ पर ठीक कराया। बुआ जी रहती थी हमारी, कौशल बुआ जी, उनके पास हम रहे। वहाँ रहकर मैंने इसको मकान को रिनोवेट किया जो लिया हुआ था। और फिर आखिर में मार्च में 8 मार्च को 1988 को मैं साहिबाबाद शिफ्ट कर गया। ये है मेरी दिल्ली आने की कहानी, वरना मैं हो सकता कभी दिल्ली ना आ पाता। फिर जो त्रिनगर में आया, वहाँ पर सिर्फ सोम और मंगलवार को मैं गोहाना जाता था अपनी प्रैक्टिस जो मेरी वहाँ थी उसको करने के लिए। तो धीरे धीरे मैंने यहाँ पर भी एक गोविंदपुरी में टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। वहाँ भी जाता था संडे और मंडे और ट्यूसडे को गोहाना जाता था अपनी प्रैक्टिस देखने। तो त्रिनगर में सिल्वानिया लक्ष्मण लिमिटेड से जो ग्लास ट्यूब्स होती हैं, वो अजय इलेक्ट्रिकल चंडीगढ़ को जाती थी, उसकी हमने सप्लाई का ठेका लिया था। तो वो त्रिनगर के नज़दीक पड़ता था। त्रिनगर हमारे चाचा जी रहते थे पहले, तो हम त्रिनगर से काफ़ी हैबिचुअल थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं त्रिनगर आके रहा जाए, वहाँ साईबाबा एक तरफ था। तो त्रिनगर मैंने 14 अगस्त 1988 को किराए का मकान लेकर वहाँ पर शिफ्ट कर लिया। ये है मेरी त्रिनगर दिल्ली आने की कहानी। 1988 में ही मेरा जन्म हुआ। हाँ, उसके बाद 1980 नवंबर 1980 में स्वाति पैदा हुई। क्योंकि स्वाति हमारे लिए बहुत लकी रही। जैसे ही स्वाति पैदा हुई, मुझे CR गुप्ता एडवोकेट थे मेरे कुलीग, यहाँ पर सीनियर थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको हरियाणा के केसेज आप करते हैं, तो हरियाणा के केसेज ले लोगे क्या? तो मैंने कहा मैं ले लूंगा। तो उन्होंने मुझे जादव राम गुप्ता के पास गोल्डन टेक्सटाइल में भेजा। तो वहाँ पर मैं गया तो उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया ऑफर दी, गाड़ी भी दी, सब कुछ दिया। और फिर मैं उनके यहाँ परमानेंट लाइजनिंग का काम करने लगा एज एन एडवोकेट। तो ये तो हो गया दिल्ली का सफर। गोहाना की बचपन की आपकी क्या यादें हैं? बचपन की यादें मुझे इतना याद है, यहाँ पर एक जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे पिताजी गोहाना मंडी में रेलवे स्टेशन को पार करके देवी का मंदिर होता था, वहाँ पर हर साल जब देवी का मेला लगता था वहाँ जाते थे। तो मुझे याद है, इतना तब से मुझे याद है, मैं जब 2-3-4 साल का हुआ हूँगा, तब से हम डेली वहाँ पर देवी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा, सारा हमारा कंबाइंड परिवार था, बुआ चाचा, हमारी 5 बुआ 5 चाचा, लगभग सभी अनमेरिड थे उसमें, एक दो दो तीन की शादी हुई थी। तो सब इकट्ठा वहाँ पर चौक में सोते थे या छत पे सोते थे। 5 बजे शाम को जाकर, जैसे ही सूरज छिपता था 5-6 बजे जाके पानी का छिड़काव करना, फिर जमीन में सारे बिस्तर बिछाना या चारपाई पे बिछाना, फिर वहां सोना और काफी मस्ती मारना। जैसे ही बरसात आती फटाफट से बिस्तरे लपेटना, चारपाइयाँ नीचे उतारना और फिर नीचे आकर सोना। तो बचपन भी काफी यादें अच्छी रही उस समय, में टीवी होता नहीं था। हम्म। तो टीवी किसी के पास भी नहीं होता था? कहीं नहीं होता था, सबसे पहले गोहाना में हमारे घर में टीवी आया।
जब टीवी आना शुरू हुआ तो हमने, बाबूजी हमारे पिताजी ने सबसे पहले टीवी लिया। तो थर्सडे को आता था चित्रहार का प्रोग्राम टीवी में, और संडे को आती थी मूवी, हिंदी मूवी। तो उस समय सारे आस पड़ोस के जितने भी घर थे उनके सबकी फैमिलियां, सबके बच्चे, सब हमारे यहाँ टीवी देखने आते थे थर्सडे और रविवार को। हमें बाहर बड़ा चौक था हमारे घर के बाहर, वहां पर टीवी लगाकर उनको दिखाने का इंतजाम करना होता था। वो भी एक यादगार चीज है। तो उस समय चित्रहार और जो सब मिलकर देखते थे, पूरा मोहल्ला हमारे घर पर आकर। तो उस समय ना टीवी था, टीवी बस एक ही दो दिन आता था। और टीवी पे ज्यादा कुछ नहीं आता था, ना फोन होता था ना इंटरनेट होता था। तो बिना फोन के बिना इंटरनेट के कैसी थी जिंदगी? बिना फोन बिना इंटरनेट के जिंदगी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि सब बच्चे मिलकर, जितने भी आस पड़ोस के बच्चे थे, सब इकट्ठे होकर एक जो होली मोहल्ला था वहां पर जाके खेलते। कभी कभी गुल्ली डंडा खेलते, कभी पिट्ठू वाला गेम खेलते, कभी लुका छिपाई वाला गेम खेलते। बहुत अच्छा लगता था तब। टीवी था नहीं, इसी तरह टाइम पास होता था। उस समय ज्यादा आपस में इंटरेक्शन था बच्चों के साथ। तो अब आप उसको जमाने को देखते हो, और अब छत पे सोना तो इम्पॉसिबल हो गया पॉल्यूशन के कारण। तो वो छत पे सोने की यादें, मुझे याद है जब हम छोटे थे और श्रीनगर में रहते थे तो कभी कभी छत पे सोया करते थे। शुरू शुरू में जब हम बहुत छोटे थे, लेकिन उसके बाद तो छत पे सोने का ट्रेंड ही खत्म हो गया। हाँ, छत पे सोते थे, लेकिन अब ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो गई, छत पे वैसे नहीं हवा आती। कुछ एसी की इतनी आदत पड़ गई कि एसी के बिना नींद भी नहीं आती। तो बाहर तो अब सोना बड़ा दुर्लभ है। सोने की आदत ही नहीं है अब तो। उस समय की याद तो आती थी, जो छत पे सोने का मजा ही अलग था। हमारी दादी कहानियां सुनाती थी, जब सब इकट्ठे लेटे होते थे रात को कहानियां सुनाती थी, कहानी सुनकर हम सोते थे, बड़ा अच्छा लगता था तब। जब आप छोटे थे तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था 1971 वाला। उस वॉर में कैसा माहौल था हरियाणा में? 71 का जब पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ, तब मैंने तभी तभी कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने कहा था कि ब्लैकआउट करवाओ सभी घरों में। कुछ घर वाले, हम जितने भी स्टूडेंट्स थे फर्स्ट ईयर के, बीए फर्स्ट ईयर के, शाम को घरों में जाते थे, जिनकी लाइट जली होती थी उनकी लाइटें बंद कराते थे। और ये एक तरह से हमसे हमने 71 में काम किया। कहीं डर लगता था कि वॉर हो रही है? नहीं, ऐसे या डर वाली कोई नहीं, डर वाली यही तो, ये तो होता था कभी जैसे कोई हवाई जहाज आता था ऊपर से, ये डर लगता था कि पाकिस्तान का हवाई जहाज कभी बम ना गिरा दे। इसलिए सब जगह ब्लैकआउट करवाते थे हम, घर घर जाकर उस समय। बाकी कोई डर वाली बात नहीं थी। अच्छा, तो आप शुरू से ही पापा मंदिर में बहुत एक्टिव रहे हो, बहुत स्टेज पे बोलना सुनाना। तो वो कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली में मैं स्कूल और कॉलेज से ही, मुझे इस चीज़ का शौक था काफ़ी। हमेशा मैंने स्टेज पे एंकरिंग की, स्कूल में भी कॉलेज में भी। स्कूल कॉलेज में हमारा 3 आर्ट क्लब होता था एक, उसमें गाना बजाना डांस और नाटक, तीन चीजें होती, 3 आर्ट्स क्लब बोलते थे उसका। मैं एक्टिव मेंबर रहा, तो वहीं से मुझे इस चीज की आदत पड़ी। उसके बाद मंदिर जी के भी गोवाना में जितने प्रोग्राम होते थे, सब मैं ही वहाँ पे उनमें एंकरिंग करता था। और यही सिलसिला आकर श्रीनगर रहा। आकर श्रीनगर भी मैंने काफी स्टेज पर एंकरिंग की समाज में, और बड़े बड़े नाटक तैयार करवाए बच्चों से। तुमने भी पार्ट लिया उसमें, साहिल ने भी, तुम्हें भी याद होगा। तो अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर करवाए। होली मिलन में अभी तक करवाता हूँ मंदिर जी में। होली मिलन का प्रोग्राम मैं खुद ही एंकरिंग करता हूँ उसकी, और अच्छा जाता है प्रोग्राम। तो मुझे शुरू से शौक है इस चीज़ का, भजन गाने का और गाने सुनाने का, अच्छा शौक है मुझे। तो जैसा कि हमारा गोहाना में घर था, खुले आंगन वाला घर, बिल्कुल मंदिर से लगता हुआ घर, मंदिर की गली से लगता हुआ घर, बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़ा बड़ा चौक। और दिल्ली में इतने बड़े बड़े घर तो नहीं होते हैं। तो गोहाना और दिल्ली में से आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है? गांव के मकान ज्यादा अच्छे लगते हैं, पोल्यूशन नहीं था वहाँ, बिल्कुल भी खुली हवा थी, सब कुछ मंदिर बराबर में था। हमारी और मंदिर की दीवार तो एक ही साथ थी, हम तो कभी छत से ही मंदिर की में चले जाते थे कूद कर पीछे से। तो बड़ा अच्छा लगता था उस समय। यहाँ तो अब एक तरह से एक पिंजरे में बंद हो गए हम आकर, वहां सबको माहौल खुला था एकदम से। हम्म। तो उस समय फोन नहीं हुआ करते थे, या आपके घर पे फोन था?
हमारे घर पे लैंडलाइन आया काफी दिनों के बाद, 229 नंबर था उसका, 3 ही डिजिट में नंबर होता था तब। तो आसपास वालों ने सबने हमारा नंबर दिया हुआ था, किसी की कॉल आती तो हमारे नंबर पे आती थी। लेकिन फोन क्या था उस समय, लोकल तो बात हो जाती थी, अगर एसटीडी कॉल करनी होती तो ऑपरेटर के थ्रू बात करनी होती थी। पहले हम ऑपरेटर को बोलते, भाई हमारी तरफ से ये बोल दो उनको, वो उसको बोलता, फिर वो हमें बोलता। ऑपरेटर के एक तरह से मीडिएटर था। इतना कोई नेटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं होता था उसमें लैंडलाइन का। अच्छा, तो बाऊजी और बड़ी मम्मी मतलब जो हमारे दादा दादी थे, उनका आपके जीवन में क्या रोल है? आप उनके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? सारा रोल ही उनका है जीवन में। क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन की 75 में, तो फैमिली बिजनेस में मैं चला गया, मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया। तो मुझे 76 में पता लगा कि मेरे क्लास फेल होते वो इंदौर एडमिशन लेने जा रहे हैं एलएलबी में। तो मैंने बाबूजी को मनाया और बाबूजी मान गए। तो मैं अकेला, वो जा चुके थे, मैं अकेला ट्रेन में बैठकर इंदौर गया और वहां पर जाकर मैंने एडमिशन लिया। तो काफी योगदान है मेरा, जो मैंने लॉ की आज मैं जिस जगह पर हूँ, सब मम्मी पापा का योगदान है। और एलएलबी की कहानी भी अजीब है। मैं एक साल जाकर वहां पर इंदौर में जो हुकमचंद जैन की नसिया है उसमें रहा, बराबर में मंदिर होता था उसी नसिया के अंदर ही, और भोजनालय होता था। और 30 रुपए महीना का वहां पे खाने का खर्चा था सिर्फ। तो सुबह उठ के मंदिर जाते पहले, और फिर खाना खाते, 3 4 दोस्त थे एक साथ। तो फिर हम रहे वहां पे, एग्जाम दिया। और एलएलबी का जब फाइनल, मैं स्टडी नहीं कर पाया उन दिनों क्योंकि फैमिली बिजनेस था गोवाना, तो वहाँ आता जा रहता रहता था। लेकिन जब मैं फाइनल का एग्जाम देने गया इंदौर, तो मुझे ये गया था मैं फॉर्मेलिटी पूरी करने, भाई मैं पास तो हूँ नहीं, पढ़ा तो हूँ नहीं। तो इन बिटवीन कहीं किसी स्टेट में इलेक्शन थे, शायद एमपी में ही। तो मेरे जो एग्जाम थे पोस्टपोन हो गए, 2 महीने के लिए पोस्टपोन हो गए। तो मैं वहीं से अपना, एक संदूक होता था हमारे पास, उसमें अटैची वगैरह तो होती नहीं, संदूक लेके, चाचा जी रहते थे सुभाष चाचा जी मुंबई, मैं ट्रेन से मुंबई चला गया। वहां पर एक हफ्ता रहा, फिर वापस आया। फिर मैंने सोचा भगवान ने मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि तू पढ़। तो 2 महीने मैंने बहुत जबरदस्त पढ़ाई की वहीं गोहाना रहकर। और फिर मैंने इंदौर आकर एग्जाम दिया। तो मैं कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन पे आया उस समय। तो ये भी मेरे लिए मतलब इतना लकी था जो मेरा एग्जाम कैंसिल हुआ उस समय, वरना तो हो सकता मैं एलएलबी ना कर पाता। हम्म। और फिर 2 साल हम न्यू प्लासिया में रहे, किराए पर लेकर, सभी साथी इंदौर के अंदर न्यू प्लासिया में एक कोठी ली हमने किराए पर, उसमें रहे। तो मैं हर साल ही कॉलेज में, अपने कॉलेज में फर्स्ट आया एलएलबी में। और यूनिवर्सिटी में मेरी थर्ड पोजीशन थी फाइनल ईयर में। तो बाऊजी और बड़ी मम्मी बहुत खुश हुए जब आपने एलएलबी पूरी हाँ कर ली? बिल्कुल। एलएलबी पूरी करने के बाद में हांसी में सुरेंद्र जैन एडवोकेट थे, उनके पास मैं थोड़ा दिन अंडर ट्रेनिंग रहा वहाँ किराए पर मकान लेकर। उसके बाद मैंने गोहाना में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। गोहाना में मुझे याद है जब हम छोटे थे और जाते थे तो बाऊजी हमेशा भैया को रसगुल्ले खिलाने लेके जाते थे। तो रसगुल्ले की दुकान, वो वो सारी कहानियां, वो सारी यादें, वो अभी भी हाँ, ऐसा लगता है कि कल की यादें हैं। बड़ी फेमस दुकान थी, साहिल गुल्ला गुल्ला करता था जाकर वहां पर बाबूजी के पास, बाबूजी उसकी उंगली पकड़कर गुल्ला खिला के लाते थे उसको, रसगुल्ला दिला के, हलवाई की दुकान। और हमारी बड़ी मम्मी का तो अलग ही रौब होता था, बड़ी मम्मी की बातें, उनका रौब। अंत हाँ। के जीवन में उनको दुख हुआ, उनको पैरालिसिस हो गया। लेकिन उसमें कुछ नहीं, उसका उनको मैं एक्चुअली बाबूजी की डेथ होने के बाद वो दिल्ली लेकर आया था आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए। तो आंखों का ऑपरेशन करवा दिया, 3 दिन हो गए थे, हमारे यहाँ श्रीनगर घर पे ही थी वो, लेटी हुई थी दिन में। तो अचानक उनको लेटे लेटे पैरालिसिस हो गया, जो उनको 7 साल रहा। काफी इलाज भी करवाया, तुरंत इमरजेंसी में लेके गए, लेकिन आराम नहीं हो पाया। एज फैक्टर समझो, कुछ भी समझो, 7 साल वो रही पैरालिसिस। आखिर में 2012 में उनकी डेथ हो गई। माँ बाप को खोना कितना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट तो होता ही है, क्योंकि कैसे भी हो माँ बाप, सहारा बहुत होता है उनका माँ बाप का। कुछ भी सलाह लेनी है, कुछ करना है, कोई अपनी प्रॉब्लम बतानी है, तो माँ बाप ही को बता सकते हैं उस बारे में। मुझे याद है जब बाबूजी की सबसे पहले डेथ हुई थी तो आप टूट गए थे, क्योंकि बाबूजी। तो अचानक बाबूजी की एज एक्चुअली में डेथ वाली नहीं थी, बहुत छोटी एज में उनकी डेथ हो गई, शायद 69 के थे वो। तो अचानक वो जैसे ही उठे,
वॉशरूम जाने के लिए जाकर सोफे पे बैठे, माला फेरते फेरते उनकी डेथ हो गई। जब पता लगा तो टूटना तो था ही, क्योंकि उनकी एज नहीं थी इतनी। बाबूजी का आज भी जब हम फोटो देखते हैं तो उनके चेहरे पे वो चमक दिखाई देती है, या बड़ी मम्मी की भी हम फोटो देखते हैं, उनके चेहरे पे एक चमक है जो आज के जमाने में शायद चमक नहीं दिखती है। हमारे बाबूजी का बड़ा नाम था गोहाना में, बहुत इज्जत करते थे पूरे समाज वाले बाबूजी की। बाबूजी के नाम से ही वो डरते थे। जो बाबूजी ने कह दिया उसको वो हाँ थी हर चीज के अंदर। तो तेज तो था उनके चेहरे पे। हम्म। तो आपने बोला कि आप गोहाना में जैसे पैदा हुए, गोहाना में फिर इंदौर में पढ़ाई करी, फिर दोबारा गोहाना में आ गए। तो हमारी मम्मी रतलाम की है, तो गोहाना से रतलाम का रिश्ता कैसे जुड़ा? गोहाना से रतलाम का रिश्ता, जब मैंने एडमिशन लिया 1976 में इंदौर में लॉ करने के लिए, तो इंदौर जाता था मैं। तो सरिता के मौसा जी गोहाना में रहते थे। तो एक बार वो 76 में ही एंड में शादी में वो आए। सरिता के ब्रदर राजेंद्र और सरिता, वो शादी में आए थे मौसा जी के यहाँ। तो उनके मौसा जी के यहाँ हमारा आना जाना था। तो हम शादी में गए तो मिले, हम उनको अपने घर ले आए। चलो घर होके जाना। तब उन्होंने बताया हम हम्म। रतलाम में रहते हैं। इंदौर में जाता था तो रतलाम से ट्रेन चेंज करनी होती थी। यहाँ से बड़ी लाइन पे पहले इंदौर जाते थे, वहां से छोटी लाइन लेकर रतलाम से इंदौर जाना पड़ता था। तो मैंने जब पता किया भाई ये रतलाम से हैं, तो मैं जैसे सवेरे ट्रेन से उतरा तो इनके घर रुक जाता था बीच में। तो तब तक कोई था नहीं ऐसा भी कुछ होगा। उसके बाद जब मैंने लो की तो वो रिश्ता लेके आ गए उसके मौसा जी। भाई चलो ठीक, तो ऐसे रतलाम का रिश्ता जुड़ा मेरा। तो गोहाना से रतलाम, और उस समय तो ना फोन होता था ढंग से, और बातें भी नहीं हो पाती थी, तो आप लेटर लिखा करते थे, मैंने हाँ देखी चिट्ठी, तो लेटर्स। लेटर लिखा करते। जब तुम लोग भी, जब तुम पैदा हो गए, जब नानी के यहाँ जाते थे, तो कोई साधन नहीं था बात करने का किसी भी तरह का। एसटीडी कॉल करो तो मिलती नहीं थी। तो लेटर से ही बातें होती थी। तो काफी काफी लेटर लिखे गए उस समय आपस में। सगाई के बाद भी लेटर से ही बात हुई, फोन तो होता नहीं था। तो कितना मुश्किल लगता है वो आज के जमाने में देखते हुए कि जब एक सेकंड में किसी को भी फोन मिला लेते हैं हम। अब हैबिचुअल हो गए, पहले वो भी अजीब नहीं लगता था, क्योंकि हैबिचुअल उसी तरह के थे, सब भी थे। भाई चलो लेटर आया, बात। हाँ ये इंतजार जरूर रहता था, पोस्टमैन आएगा लेटर लेके आएगा। पोस्टमैन का इंतजार रहता था। हम्म। लेकिन अब उसी हैबिचुअल हो गए, पहले उसी तरह इतना नहीं फर्क पड़ता था तब भी। जितनी ज्यादा सहूलियतें बढ़ती जा रही हैं उतना ज्यादा डिपेंड होता जा रहा है आदमी। हम्म। तो आपको फोटोग्राफी का शौक कब शुरू हुआ? क्योंकि फोटोग्राफी का शौक तो आपको बस मतलब हमारे बचपन से तो है ही, और मेरे को भी फोटो का शौक उसी से आया है। आप। फोटोग्राफी का शौक तो मुझे मेरे बचपन से है। एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा है। मेरे पास कम से कम 4-5 तरह के कैमरे होते थे, हर तरह के कैमरे। और मैं फोटो भी घर पे ही बना लेता था। मैंने डार्क रूम बनाया हुआ था घर पे। नेगेटिव से डेवलप करके फोटो घर पे ही बनाता था, तुम्हें पता होगा उसका। मैंने काफी फोटो बनाई है। तो हम्म। फोटो का शौक मुझे था ही, वीडियो बनाने का, फोटो बनाने का। वो पुराने कैमरे मैंने देखे हुए हैं, वो पहले के कैमरे तो बहुत बड़े बड़े कैमरे होते थे। अब हम्म। तो फोन से फोटो खिंच जाती है, पहले तो बहुत ही बड़े बड़े कैमरे होते थे। मुझे याद है गोहाना में पुराना कैमरा जो रखा हुआ था, वो अब भी रखा बहुत हुआ है वो। अच्छा। वीडियो कैमरे भी काफी बड़े। मैंने 2000 में सबसे पहले वीडियो कैमरा लिया था, सन 2000 में। और काफी लंबा था वो, सोनी का कैमरा ही था। उसके बाद दूसरा छोटा कैमरा लिया। अब वीडियो कैमरे, ये अब तो मोबाइल में वीडियो कैमरे हो गए। अब कभी अब एक तरह से हम्म। आइडियल पड़े हैं, लेकिन बड़े हैं वो भी कैमरे सब। मोबाइल कैमरे भी, वीडियो कैमरे सब पड़े हैं अभी। मम्मी बताती हैं कि आपको रागिनी गाने का बहुत शौक है। तो रागिनी क्या होता है? हरियाणा में बहुत फेमस है रागनियाँ। हरियाणवी गीत को एक्चुअल में रागनी बोलते हैं। मैंने बताया मैं स्टेज पे हमेशा गाता था, अपने कॉलेज में भी। फिर वहां पे मंदिर में भी कभी भजन वगैरह होते थे, वहां गाता था। फिर जैसे बस वगैरह में जाते थे, वहां रागिनी सुना देते थे। तो मुझे शौक है बचपन से गाने का ना। और हरियाणवी, हाँ। क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता था, इसलिए हरियाणवी रागिनी गा देता था। हम्म। तो मुझे याद है जब हम गाड़ी में भी जा रहे होते थे तो आप बताते थे सोनीपत से गोहाना तक के बीच में कौन कौन से बस के स्टॉप आते थे, तो वो मुहावरे या वो उस हाँ टाइप वो की।
एक्चुअल में जब हम बस से सोनीपत जाते थे तो कंडक्टर बोलते थे, गोहाना से जो जो बीच में गांव आते थे, तो उसके वो हमें रटे हुए थे अच्छी तरह से। खेड़ी, तो क्या? दमन, जोलीला, कल्पिनाना, मुआना, माछरी, सोनीपत, ऐसे बोलते वो, थे वो। हाँ, तो वो हमें भी रट गए थे। और मेरे ख्याल से उस टाइम पे टीचिंग का तरीका भी बहुत डिफरेंट था, जैसे कि आप बताते थे कि वो आपके टीचर जो होते थे वो सिखाते थे हिंदी को इंग्लिश में, जैसे उड़न कबूतर, पिजन फ्लाई वाली वो लाइन। हाँ हाँ, हमारे टीचर का असल में एक दोहे में सुनाते थे, एक शहर था चितरंजन जिसमें बनते हैं रेल के इंजन। तो ऐसे उस चीज को भूल नहीं पाते थे हम। तो इस तरह सुनाते थे, पिजन कबूतर उड़न भलाई, लुक देखो आकाश सकाई, कैरेट गाजर पैरेट तोता, मोंकी बंदर डंकी खोता। तो इस तरह वो सुनाते थे जो हमेशा याद रहते थे हमें। मुझे लगता है मेरे अंदर भी मुहावरों का शौक वहीं से आया है, क्योंकि बचपन से मैंने आपके मुंह से मुहावरे और हाँ, बहुत मैं सुने बोलता हैं। रहता था, बोलता रहता था ये चीजें, अब भी बोलता हूँ। हाँ। तो आपने हरियाणवी के साथ पंजाबी और हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश 4 लैंग्वेज एक साथ सीखी। हमारे स्कूल में 8वीं तक पंजाबी कंपलसरी थी। हम्म। ज्ञानी जी होते थे, सरदार जी, जो हमें पंजाबी पढ़ाते थे स्कूल में। तो 8वीं हम्म। तक हमने पंजाबी पढ़ी है, मुझे लिखना भी आता है पंजाबी, पढ़ना भी आता है, बोलना भी आता है। और आसपास वहाँ गोहाना में पंजाबी घर रहते थे, इसलिए उनसे बोलना भी सीखा। हाँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ आप पंजाबियों से बात करते हो, तो ऐसा लगता है कि पंजाबी तो नेचर में ही है, कि पंजाबी तो आती है, लगता ही नहीं कि एक नॉन पंजाबी पढ़ा, पंजाब। 8वीं तक पंजाबी की स्टडी की है। तो जैसा कि मुझे और भैया और मम्मी हम सबको पता है, आपको घूमने घुमाने का बहुत शौक है। बचपन से ही हमने पूरी इंडिया की तो सारी सिटी, मेरे ख्याल से कोई सिटी नहीं होगी जो हमने नहीं घूमी। और फिर हमने बाहर भी घूमना शुरू करा इंडिया के। तो घूमने का शौक कैसे शुरू हुआ? घूमने का शौक मुझे बचपन से ही था, क्योंकि हमारे पिताजी जहाँ भी जाते थे हमें लेकर जाते थे। वो साल में 2-3 टूर लगाते थे घूमने के। लगभग महावीर जी जाते थे, महावीर जी से चारों तरफ जो आसपास के एरिया पड़ते थे, तो वो हमें घुमाते थे। तब से मुझे घूमने का शौक पड़ा। और तुमने देखा होगा, मैं हम कभी अकेले नहीं गए घूमने, बच्चों के साथ गए। कुछ लोग तो अकेले चले जाते हैं घूमने, हम बच्चों के साथ घूमने गए। और लगभग सब जगह जहां भी मौका लगा हम गए, हम घूमे, और अभी तक वो शौक है। बाहर भी, फॉरेन में भी गए, इंडिया में तो पूरा घूमा ही घूमा। हम्म। आप बचपन से एडवोकेट बनना चाहते थे पापा? नहीं, मेरा एडवोकेट बनने का इरादा नहीं था, मेरा आईएएस ऑफिसर या एससीएस ऑफिसर बनने का इरादा था। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने तहसीलदार का एग्जाम दिया। और जो हमारे मामा जी थे, ज्ञानचंद जैन, चंडीगढ़ रहते थे, उनके दोस्त को इंटरव्यू लेना था भिवानी में। तो उन्होंने कहा था बेटा तेरा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे दोस्त को इंटरव्यू लेना है। तो मैं और भाऊजी भिवानी चले गए इंटरव्यू देने, रात को वहीं रुके। सुबह मामा जी भी साथ में थे। तो सुबह पता लगा कि गवर्नमेंट ने उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी, जिनको मेरा इंटरव्यू लेना था। तो इस तरह मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। एससीएस के एग्जाम भी मैंने 2 बार दिए, और मैं रिटर्न में पास हो गया, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाया। क्योंकि इंटरव्यू में उस समय पॉलिटिक्स ज्यादा थी। तो जिसको जो जान पहचान होती थी, जो रिश्वत देते थे, उनके नंबर ज्यादा दे देते थे, वो पास हो जाते थे, हम रह गए। 2 बार मैंने ट्राई किया एससीएस एग्जाम भी, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाया। मैं सोचता था एससीएस ऑफिसर, मेरा तो यही था सपना वैसे तो। तो एडवोकेट बन के आपको खुशी मिली? हाँ, अच्छा, मैं तो अच्छा जो आजकल मैं जो जो भी कुछ हूँ उस एडवोकेट के कारण नहीं हूँ। जो मुझे दिल्ली में आके, मुझे जादूराम गुप्ता जैसे क्लाइंट मिले, आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की तरफ से हूँ। और मकान जो मैंने बनाया उन्हीं के, तभी ऐसे ही बनाया। क्योंकि 1988 में मैं दिल्ली में आया अगस्त में। और 92 में परिवार में सबसे पहले, पूरे परिवार में सबसे पहले दिल्ली में मैंने अपना घर का मकान बनाया। मैंने जादूराम गुप्ता को बोला जी मुझे मकान बनाना है, बोले कि जो तुझे हेल्प चाहिए मुझसे ले, और ले ले प्लॉट। तो उन्होंने जो भी उनको कहा, उनकी मिसेज ने मुझे दिया। और मैंने मकान बनाया अपना। और आज मैं जो भी हूँ एलएलबी के कारण ही हूँ, क्योंकि उनके केस नहीं मिलते तो मैं आज इतने मुकाम पे नहीं खड़ा होता। मुझे याद है सबसे पहले गाड़ी, ऐसा कभी था ही नहीं कि हमारे पास गाड़ी ना हो। हमेशा से ही गाड़ी रही, पहले मारुति और फिर सेंट्रो, जैसी नई नई सेंट्रो आई थी हमारे पास सेंट्रो आ गई थी। तो गोहाना से आप बिना कुछ लिए आए और अपने बलबूते पे सब कुछ हमें दिया। तो गोहाना से दिल्ली आकर मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की। 1989 में मैंने नई गाड़ी ले ली थी, मारुति 800 होती थी उसमें।
हमारे त्रिनगर में पूरी गली में सिर्फ मेरी गाड़ी थी। अब तो गाड़ियां बहुत हैं, अब तो निकलने की जगह नहीं, मेरी अपनी मेरी गाड़ी थी सिर्फ। उसके बाद सेंट्रो आई, सेंट्रो ली मैंने। मेहनत काफी की मैंने दिल्ली में आकर। और दिन रात एक किया, सुबह जाके बम्बई जाना, शाम को वापस आ जाना, इस तरह काफी टूर किए, बहुत काम किया मैंने। और 2003 में जब टेक्सटाइल पे एक्साइज ड्यूटी लगी, तो मेरे पास केसों का अंबार लग गया था। तब मैंने अपना ऑफिस बनाया, फर्स्ट क्लास रिनोवेट किया उसको। और इस तरह बस मैं कामयाब होता चला गया। मुझे याद है जब आप हमेशा कहीं से भी आते थे, मुंबई से आते थे, तो मैं और भैया सबसे पहले आते थे कि हमारे लिए कौन सा टॉय लेकर आए हो, और हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। कभी तो बच्चों डॉल। के लिए, बच्चों को, बच्चे तो उम्मीद करते हैं ना भी पापा गए हैं बाहर, तो कुछ खिलौने वगैरह जो भी टॉय हमारे लिए लेके आएंगे, तो उम्मीद होती है तो बच्चों को, इसलिए तो सबसे जरूरी काम होता है बाहर जाकर ना। मम्मी मुझे बताती है कि जब आप एक बार मुंबई गए थे तब 93 वाले वो बम ब्लास्ट हुआ था, और आप हम्म। वहीं पर थे, उसी बिल्डिंग के पास थे, और उस टाइम बहुत डर गए थे सब। नरसिम्हन पॉइंट। मैं मुझे उस दिन वापिस आना था एक्चुअली, दिल्ली बम्बई से, जब बम ब्लास्ट हुआ। तो मैं उस समय शायद उस पे था, पोर्ट पे था तब मैं। तो तब मुझे पता लगा ब्लास्ट हुआ, वहीं पास में ही ब्लास्ट हुआ था, जो शेयर एक्सचेंज की बिल्डिंग थी उसके अंदर। तो मैं एक तुरंत एयरपोर्ट के लिए चल दिया। एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बड़ी मुश्किल मिली उस समय, और जहां भी देखा वहीं पर खून, बॉडियां और शीशे के टुकड़े, बिल्डिंगें टूटी हुई। तो बड़ी मुश्किल से हम उस समय एयरपोर्ट पहुंचे, कहीं आग लगी हुई है। तो एयरपोर्ट पे मेरी फ्लाइट थी रात की 11 बजे की, लेकिन मैं 4 बजे ही शाम को फ्लाइट वहां पे एयरपोर्ट पहुंच गया, क्योंकि एयरपोर्ट सबसे सेफ होता है। हाँ, उस टाइम तो काफी डर का माहौल हो गया था पूरे मुंबई शहर में। फिर मुंबई में जगह जगह आगजनी। हम्म। तो आपको बचपन से ही मम्मी की घर के काम कराने में शौक है? ये तो मैंने गुहाने में सबको ही देखा है कि हमारे जितने भी ताऊ जी चाची जी सब थे, जैसे वो हमेशा ही घर की हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाने में कभी भी किसी ने भी शर्म नहीं करी कि हम घर के काम क्यों करें। वो हमें आदत पड़ी दिवाली से, दिवाली भी जब बनाते थे वहां पे गोहाना में, तो उस समय कचौरियाँ लड्डू सब घर पे बनाते थे, और उसमें हम सब हेल्प करते थे बनाने में। तो तब से ये भाई आदत है किचन में काम करने की, घर में काम करने की, तो अभी तक जारी है उस आदत को। अब भी मेरी कोशिश होती है, जैसे गाजर का हलवा मैं खुद बनाऊं, गोंद के पूरियां सीख लड्डू। रही तो मैं पूरी, हाँ, गोंद के लड्डू बनाऊं, पूरियां तलूं कढ़ाई में, मेरे अब भी शौक है ये चीज, हाँ, तो ये शौक आपको बचपन से है। बचपन से ही है ये। तो जब आपकी मम्मी से शादी हुई रतलाम में, उसकी कोई कहानी आपको याद है? सबसे यादगार कहानी। कहानी तो बस बताया तुम्हें, जो बैकग्राउंड बना था ऐसे ही बना था। वो यहाँ पे आए थे एक बार हमारे यहाँ, जब मैं लॉ कर रहा था, उसके बाद मैं वहां जाके रुकने लगा उनके घर पे 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि ट्रेन में टाइम होता। सुबह हमारी ट्रेन रतलाम पहुंचती थी, शाम को हमें इंदौर की ट्रेन मिलती थी, मैं घर पे चला जाता था इनके यहाँ। हम्म। तो इनके माँ पिताजी वगैरह से बात होती थी। उसके बाद जब मैंने लॉ कर लिया, तब ये उसके मौसा जी सरिता के रिश्ता लेकर आ गए। तो मैंने तो हाँ कर ली, क्योंकि मैंने देखा हुआ था, घर भी इनका सब कुछ देखा हुआ था। और हमारी 15 दिन के अंदर रिश्ता भी हो गया, सगाई भी हो गई, और शादी भी हो गई, सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर। फरीदाबाद मैंने देखा इनको, इनके बहन के यहाँ, और 15 दिन के अंदर सब कुछ, शादी सब कुछ सेटल हो गया। तो इतनी दूर का रिश्ता निभाना, ट्रेन में जाना। मुझे याद है जब भी हम रतलाम जाते थे तो रतलाम में जब भी पापा का फोन आता था तो मैं तो शर्मा जाती थी कि मैं तो बात ही नहीं करती थी। भैया बात करता था, मम्मी बात करती थी, मैं तो बिल्कुल शर्मा के चुप जाती थी, बात नहीं कर पाती हाँ, थी। एक्चुअली रतलाम जाने की मुझे आदत पड़ी हुई थी, 3 साल में इंदौर में रहा हूँ, जाता रहा, आता जाता रहा वहां पे, तो इसलिए मुझे इतना अजीब नहीं लगा। और क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करते थे ये लोग, समालका से, तो हम्म। इसलिए इतना अजीब नहीं लगा। और दूर की ससुराल अच्छी होती है, लगता अभी हम जा रहे हैं ससुराल में। मैं हम्म। 2-3 दिन पहले तैयारी करो जाने की, अटैची वगैरह पैक करो, फिर ये नहीं भी सुबह जाके शाम को वापिस आ गए, वहां पे हम्म। रहना, आसपास घूमना। तो जो हाँ वो डिस्टेंस तो। की ससुराल, मजा ही अलग होता है। हाँ, बचपन में हर गर्मी की छुट्टियों का हम वेट करते थे कि अब हमें रतलाम जाना है, ट्रेन में बैठ के जाना है। ट्रेन की जर्नी से मुझे याद है कि जब भी हम ट्रेन में कहीं पे भी जाते थे, हम बैंगलोर चेन्नई तक भी ट्रेन में गए हैं, तो आप पूरा वो एक चार्ट बनाते थे जिसमें आप सारे स्टेशन के नाम लिखते थे, फिर हम हर स्टेशन
फिर रुक के कुछ वहां की फेमस चीज लेना, पूरे इंडिया का एक तरीके से मैप याद हो जाता था ट्रेन के सफर करके। 48 घंटे का सफर भी हमने ट्रेन में किया है। वो मुझे शौक है शुरू से ही भी, कौन कौन सा स्टेशन रास्ते में पड़ेगा, कितनी देर ट्रेन वहां पर रुकेगी। अब तो सब मोबाइल पे आ जाता था, पहले मैनुअल में चार्ट बना के लेके चलता था, ताकि रास्ते में हाँ कोई दिक्कत नहीं, कहीं की कोई फेमस चीज हो वहां से ले भी लें स्टेशन से उतर के। तो ये मेरे को शुरू से ही बचपन से शौक था। हाँ, क्योंकि जब मैं स्कूल की तरफ से पहली बार ऊटी गई थी तो हम ट्रेन में गए थे कोयम्बटूर तक स्कूल से, खाली 4 बच्चे और एक मैम। तो उस टाइम पे भी तो फोन थे ही नहीं, लेकिन मुझे याद है कि पूरा चार्ट आपने मुझे बना के दिया था कि अभी ये स्टेशन आएगा, अभी ये स्टेशन आएगा, यहाँ पे इतनी देर के लिए गाड़ी रुकेगी, उसके बाद तुम यहाँ पे पहुंचोगे। बहुत हेल्प मिलती है उससे, अगर चार्ट पास में हो ना। हम्म, भाई अगर जैसे कहीं गाड़ी रुकनी 2 मिनट के लिए, वहां क्यों उतरे स्टेशन पे, कहीं 5 मिनट के हम्म, लिए उतर के कुछ खा पी भी लें, वहां से कुछ खरीद भी लें, तो हाँ उसमें हेल्प करता है चार्ट काफी। हाँ, ये तो है। आपने फिर अपने बलबूते पे घर बनाया और हमें सारी लग्जरीज दी। मुझे याद है कि मैंने बोला जब मोबाइल फोन आया कि मुझे तो मोटरोला का वो फ्लिप वाला फोन ही चाहिए, जो उस टाइम सबसे महंगा फोन होता था। और भैया को नहीं मिला था महंगा फोन, लेकिन सबसे पहले मुझे महंगा फोन मिल गया था। तो वो पढ़ाई हमें पढ़ाना लिखाना और सारी लग्जरीज देना, वो कितना आसान था या कितना डिफिकल्ट था? उस समय मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं अच्छा यहाँ पे सेटल हो चुका था दिल्ली में आके। जब दिल्ली में मैं आया तो साहिल 2.25 2 2.5 साल का था बस। तो साहिल तो सीधा था बहुत, तुम थोड़ा जिद्दी थी मुझे मालूम है। तो इतनी परेशानी नहीं आई, क्योंकि मैं सेटल हो गया था अच्छी तरह से। अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया तुम्हारा, चाहे वहाँ पे पैसे दे, उस समय कुलाची हंसराज में भी डोनेशन दे के मैंने एडमिशन करवाया था, क्योंकि अच्छे स्कूल थे दोनों। और उसमें कोई इतनी हम्म, परेशानी इसलिए नहीं आई, क्योंकि सेटल हो चुका था मैं अच्छी तरह से। फिर मुझे ये था भी, हम्म, बच्चे जो डिमांड करते हैं वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार थोड़ा ना कोई मांगता है। कल को ये ना रहे ना उन्होंने बोले पापा ने हमें मांगा दिला है नई चीज। तो इस ये तो है। हाँ। और मुझे याद है कि पहले तो मैं बहुत शर्मीली थी स्कूल में, और लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने स्टेज पे जाना शुरू करा, और मुझे लगता है आज के दिन में मैं जितना बोलती हूँ वो भी शायद मेरे को जीन्स में आपसे ही मिला है, क्योंकि आप हमेशा से स्टेज पे रहते थे और फिर मैंने स्टेज पे जाना शुरू करा, तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर हेरिडिटी आ गया आपके कारण। वो नहीं था, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक था। मैंने भी तुम्हें इसके लिए वो किया, भाई ठीक है आओ, तुम स्टेज पे अच्छा रहता है, लाइमलाइट में आना चाहिए हमेशा। हम्म, तो इंस्पायर किया तुम्हें इसके लिए, तो वही अच्छा परफॉर्म किया तुमने हर जगह। साहिल ने भी अच्छा स्टेज प्रोग्राम किया, सब मंदिर में भी। और ऐसे ही तुमने स्कूल में भी मंदिर में भी अच्छे प्रोग्राम किए सब, जिनकी कैसेट्स आज भी है हमारे पास। आपको कैसेट्स का भी बहुत शौक था। हमारे घर पे बहुत सारी कैसेट, बहुत सारी, उस टाइम तो वीसीआर की वो जो बहुत सारी बड़ी वाली कैसेट्स भी होती थी, वो सब भी होती थी। अभी भी मैं देखती हूँ कि मेरे ख्याल से आपने उनको सीडी में भी कन्वर्ट करवाया था जब सीडी का जमाना आया था। फिर सारी फोटोज इकट्ठी करके रखना और फिर अब उनको स्कैन करके रखना। गोवाना में पहले टेप टेप रिकॉर्ड होता था सिर्फ। तो मेरे पास टेप रिकॉर्ड का पूरा एक तरह से लाइब्रेरी थी वहां पे कैसेट्स की। और मुझे गाने सुनने का बड़ा शौक था उस समय, जैसे हम्म, आजकल के बच्चों को था। मैं बहुत गाने सुनता था पूरा दिन। तो उसके बाद टेप रिकॉर्ड से सीधे वीसीआर पे आए। वीसीआर में कैसेट किराए पर लाते थे, फिर मूवी देखते थे, कई बार पूरी पूरी हम्म, रात 2 3 कैसेट आकर मूवी देख लेते थे। हम्म। उसके बाद मैंने खुद फोटोग्राफी शुरू की, वीसीए वीडियो फिल्म बनाने लगा। तो कैमरे से जो कैसेट्स हैं वो आज तक मेरे पास सारी सेव है। मुझे शुरू से शौक है कि कोई पुरानी चीजें यादगार के लिए रखने का। सारी हाँ, एल्बम सब कैसेट्स अब भी कॉइन्स भी सारे कलेक्ट कैसेट। करते थे। मुझे याद है कि कॉइन्स वो भी छोटे छोटे। कॉइन्स भी और टिकट्स भी, स्टैम्प भी। पोस्टल स्टैम्प मैंने बड़ी कलेक्ट की हुई है। कॉइन्स तो मैं कलेक्ट करता ही था। तो अब तो टाइम के साथ सारे शौक खत्म हो गए, जो पढ़े हैं अब आगे तो बच्चों को शौक नहीं इस चीज का। तो स्टैम्प भी ऐसे ही पड़ी हैं और सिक्के भी ऐसे पड़े हैं सब। और हमें वो देख के बहुत अच्छा लगता था, मतलब अलग अलग टाइप के सिक्के जो हमने कभी देखे भी नहीं थे। मतलब बहुत ही पुराने टाइप के सिक्के, वो पुरानी स्टैम्प्स, पुरानी वीसीआर, पुराने गाने, वो सभी हमारे लिए भी बहुत वैल्यूएबल मेमोरीज थी उस टाइम पे। सब, लेकिन अभी टाइम नहीं किसी को देखने हैं उन चीजों को, सब कुछ अब हम्म। भी। तो आपने हमेशा दोनों को अपने हक के लिए बोलना सिखाया, अपने हक के लिए हमेशा खड़ा रहना सिखाया। तो कितना जरूरी है वो?
तुमने देखा होगा मैंने कभी गलत को गलत नहीं, सही नहीं बोला। चाहे इसके लिए मुझे किसी से मेरी आपस में कहासुनी भी हो जाए, मैंने हमेशा घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी जो सही है उसको सही बोला, जो गलत को उसको गलत बोला है। मैंने कभी किसी की चापलूसी नहीं की। वही मैंने तुम में आदत डाली है कि कभी किसी की चापलूसी मत करो। जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। मुझे याद है कि मैं हमेशा दूसरों की हेल्प करने में लगी रहती थी स्कूल में, और आप हमेशा बोलते थे कि पहले अपनी हेल्प करो। दूसरों की हेल्प करने से पहले अपनी हेल्प करनी जरूरी है। पहले क्योंकि कोई किसी के काम नहीं आता, अगर तुम सेल्फ स्टैंड हो, अगर तुम में कुछ काबिलियत है तुम आगे कुछ कर पाओगे, वरना दूसरों की अगर तुम सेवा करते रह जाओ वो तुम्हारा कभी काम आने पे कोई काम नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो इसलिए पहले अपनी तरफ ध्यान दो, फिर टाइम बचे तो दूसरों को देखो। अपने हक के लिए जो बोलते हैं वो हमेशा बुरे कहलाते हैं, क्योंकि हम एक तरीके की मायाजाल में, पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें बटरिंग करनी नहीं आती। इसको आज के जमाने में बटरिंग कहते हैं। मुझे लगता है ना वो मुझे आती है ना वो भैया को आती है। तो हम लोग कभी किसी की बटरिंग नहीं कर सकते। हम लोग जो करते हैं हम अपने बलबूते पे करते हैं। हमें किसी के झूठा मक्खन लगाना नहीं आता। हाँ वही मेरी आदत है, मैं कभी किसी को ऐसे मक्खन, मैं कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव का मैंने इलेक्शन लड़ा सन 72 में था। वहाँ के जो एमपी था उनका भाई मेरे मुकाबले में खड़ा था, वो जाट था। हमारे कॉलेज में जाट लड़के ज़्यादा थे, लेकिन मैंने इतनी कन्वेंसिंग की उसकी। हम जो 5-6 दोस्त थे, शाम को 6 बजे गाड़ी किराए पर लेकर जाते, गांव के लड़के थे सब, उनके घरों में जाते, वहां पर जाकर वोट देने के लिए कन्वेंसिंग की लगातार 6-7 दिन। बाबूजी ने पूरा साथ दिया उसमें मेरा। तो लेकिन क्योंकि वो जाट लड़का था, एमपी था उनका ब्रदर, और काफी उनकी वहां पे वो थी पॉलिटिक्स में, तो इसलिए मैं उन दिनों सिर्फ एक वोट से हारा उसके मुकाबले में, अपने बलबूते, जबकि सारे जाट लड़के थे वहां पे। तो उसके बाद मैं कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी पोजीशन आई वहां पे, सेकंड क्लास के अंदर, तो हमारा एक वो वहां पे वो मिलना एक वो प्राइज डिक्लेयर किया हुआ था कॉलेज वालों ने, भाई इनको ये प्राइज, जो फर्स्ट सेकंड आएंगे उनको प्राइज मिलेगा। लेकिन उसकी जगह भी एक कोई जाट लड़का और आ गया किसी दूसरे कॉलेज से एडमिशन लेके, उस कॉलेज में उसके नंबर जाते थे, वो उसको दे दिया गया, जो वजीफा बोलते थे उन दिनों उसको। लेकिन बोले तुम्हारी हम फीस माफ कर देते हैं, तो मेरी पूरी फीस माफ कर दी थी। ये मेरी कॉलेज की यादें हैं। तो अच्छा, एक बार हम 4-5 दोस्त जैसे कॉलेज से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया, भाई देखते हैं तुम्हारी मेमोरी कितनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे 2 पेज दिए इंग्लिश के, किसी लेसन के। बोले ये तुम्हें 5 मिनट मिलते हैं, इसको तुम याद करके एज इट इज सुना दो, तुम्हें मान जाएंगे। पार्क में बैठे हुए थे हम, रास्ते के अंदर पार्क पड़ता था वहाँ। तो मैंने 5 मिनट की जगह भी 3 मिनट ली, वो पूरा पूरा उसको पढ़ के सुना दिया, जबानी। तो तब से वो मेरा अच्छा लोहा मानने लगे थे, बोले हाँ बड़ा ये तो इंटेलिजेंट है भाई वाकई। और हम दोनों के अंदर भी यही गुण आया है कि हम दोनों भी अपने बलबूते पे सब कुछ करना चाहते हैं। हमें किसी की चापलूसी नहीं करनी, किसी को मक्खन नहीं लगाना। सब कुछ अपने बलबूते पे करना है और खड़ा होना है, सब कुछ अपने लिए करना है। तो चापलूसी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी की। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो, जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलने में कभी घबराओ मत। भाई लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, गलत को गलत बोलो, भगवान देख रहा है ऊपर से। और हम दोनों ने आपको कितना तंग किया। लेकिन ज्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि पढ़ने लिखने पे तुम तेज थे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में बहुत बहुत तेज थे, तो इसलिए ज्यादा फील नहीं हुआ उसमें। एक परेशान, जो आजकल के बच्चे परेशान करते थे उतना तुमने परेशान नहीं किया हमें कभी भी। बच्चों की शादियां करना कितना मुश्किल होता है। लड़की की शादी करना और अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को देना, वो कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो मेरी रीत चली आई है वो तो करनी पड़ती है। उस समय तो बड़ा एकदम से हार्ट टचिंग मामला होता है उस समय, जब लड़की को विदा करते हैं। लड़के की शादी में चलो लड़की घर में आती है, बहू घर में आती है, लेकिन लड़की की शादी तो हार्ट टचिंग होती है। और जब लड़की पैदा होती है तो खुशियां मनाई गई थी घर में, या जैसे कुछ। हमारे यहाँ पे- क्योंकि पहले साहिल पैदा हो चुका था, उसके बाद तुम आई, तो काफी खुशियां हमने मनाई। कोई कभी किसी किस्म में हमने कोई वो नहीं, भेदभाव नहीं किया लड़की लड़के में। तुम्हें पता उस चीज का, तो अच्छी तरह से
जो तुमने मांगा वो दिया, जो तुमने कहा वो हमने किया। एक टाइम साहिल की डिमांड पूरी नहीं की, तुम्हारी डिमांड पूरी की हमने, बता तुझे। हम्म। हाँ, वो तो है। अब जैसे हमारी दोनों है छोटी छोटी बेटियां, तो हमें भी लगता है हम उनके सारे डिमांड्स पूरी। तो पहले एक छोटे से बच्चे से, फिर गृहस्थ जीवन, और फिर माँ बाप बनना, और अब दादू नानू बनना, वहां तक का सफर कैसा लगता है अब? ग्रैंड पेरेंट बन के कैसा लगता है? मैं गारंट पेरेंट्स बन चुका हूँ, दादा भी बन चुका हूँ, नाना भी बन चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं मैं बन गया हूँ। क्योंकि मैं बच्चों के साथ बच्चा हो जाता हूँ अभी। क्योंकि शुरू से मुझे शौक रहा है, बचपन से ही मैं बचपन में ही रहता हूँ हमेशा। मेरे हम्म। वही शौक है, वही सब कुछ है। तो हालांकि मैं दादा नाना सब कुछ बन चुका हूँ, बड़ा अच्छा लगता है एक ही स्टेज पे पहुंचना, एक तरह से रिटायर्ड लाइफ को जीना। हम्म। लेकिन मैं बच्चों के साथ अभी बच्चा बन जाता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है उस समय। वो तो मुझे पता है, सारे बच्चे खुश होते हैं आपके साथ। अभी भी अभियान तो दादू दादू कर सकता नहीं है। कुछ भी हो, कोई भी कोई भी चीज हो, दादू तो दे ही दे। कोई गाना जो आप सुनाना चाहेंगे? तो एक गाना मैं अक्सर गाता था, क्योंकि सरिता रतलाम में होती थी जब। मेरे साजन है उस पार, मैं इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज से शुरू से ही बहुत अच्छी थी, और ये गाना मैंने सुना है आपसे, आपके मुंह से बहुत बारी। काफी बार सुना है मैंने ये। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है। थैंक यू पापा, एक तो हमें इतनी अच्छी परवरिश देने के लिए, हमें सब कुछ देने के लिए। और आज जो भी है, हम आपकी और मम्मी की वजह से हैं। जो भी हम जिस भी स्टेज पे पहुंचे हैं, जितना भी हमने अचीव किया है, और आज हमारे बच्चे भी जो कर रहे हैं आप लोगों की सपोर्ट से, हेल्प से, तो उसको हम कभी कभी भी आई थिंक इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो थैंक तो यू मेरा उसके तो लिए। यही भगवान से दुआ है कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो, और अपना परिवार में समाज में अपना नाम करो, और बच्चों को भी इसी तरह से परवरिश दो। बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके आज। थैंक यू पापा आने के लिए, और थैंक यू हमें ओके। इंस्पायर करने के लिए, और हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज देने के लिए। स्टेज पे फियर ना होना, अपने लिए बोलना, और हमेशा हर चीज में आगे रहना, ये चीज हमें आपसे मिली है विरासत में, और जिसके लिए हम हमेशा थैंकफुल रहेंगे। थैंक यू। ओके, बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक